साल 1945 की 16 जुलाई को लॉस अलामोस, न्यू मैक्सिको की साउथ से 210 माइल्स की दूरी में स्थित अलामोगोर्दो बॉम्बिंग रेंज में एक प्लूटोनियम इम्प्लोशन डिवाइस को टेस्ट किया गया, जो यूएस मिलिट्री की एक टॉप सीक्रेट वेपन टेस्टिंग थी। इस डिवाइस का नाम गैजेट रखा गया था और इसे एक 100 फुट लंबी टावर के ऊपर प्लेस किया गया था। 16 जुलाई की सुबह ठीक 5:30 बजे इस प्लूटोनियम इम्प्लोशन डिवाइस को डेटोनेट किया गया और इसका रिजल्ट इतना डेंजरस था जितना इस दुनिया ने कभी देखा नहीं था। डेटोनेशन के बाद ये डिवाइस 18.6 किलोटन्स के पावर के साथ एक्सप्लोड हुआ। ये एक्सप्लोशन इतना पावरफुल था कि वो टावर जिसमें इस डिवाइस को माउंट किया गया था, वो मेटल टावर एक्सप्लोशन के बाद वेपराइज हो जाती है। आसपास की रेत ट्रिनिटाइट नाम की ग्रीन कलर्ड ग्लास में बदल जाता है। ब्लास्ट की वेव से जो लोग इस टेस्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे वो लोग नीचे गिर पड़ते हैं। कुछ आई विटनेस जो टेस्टिंग साइट से 150 माइल से भी ज्यादा दूर रहते थे, उनका ये कहना था कि पूरा आसमान मानो सूरज जैसा चमकने लगा था। एक नेवी पायलट का ये कहना था कि ब्लास्ट के बाद उनका पूरा कॉकपिट लीट अप हो गया और ऐसा लगा मानो आज सूरज साउथ से निकला हो। यह टेस्ट एक टॉप सीक्रेट टेस्टिंग थी और जब उस पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक्सप्लेनेशन मांगी तो उसे बस इतना कहा गया, डोंट फ्लाई साउथ। टेस्ट के बाद एक प्रेस रिलीज किया गया जिसमें आम जनता को ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कि एक रिमोटली लोकेटेड एम्यूनेशन स्टोरेज जहां बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स रखी हुई थी, वहां एक एक्सीडेंट हो गया है और इसी वजह से ये ब्लास्ट हुई। पर ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये दुनिया की सबसे पहली एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग थी। और इसका सच पूरी दुनिया को बस कुछ ही हफ्तों बाद पता लग जाता है जब यूएस ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया। इस एटॉमिक बॉम्ब की एक्सप्लोशन में बस एक ही चुटकी में 80,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि यूएस ने जापान के ऊपर इतना डेंजरस वेपन क्यों यूज किया? ऐसे क्या रीजंस थे जिसके वजह से यूएस को जापान की मिलिट्री पर्सनल्स की ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी जान लेनी पड़ी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। British, Chinese and United States governments have given the Japanese people adequate warning of what is in store for them. Finally released exactly at the designated hour and the explosion occurred as planned. जब भी हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हिटलर, जर्मनी, नाजी ये सब आते हैं। बट वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस और जापान की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनिशियली यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की थी। वर्ल्ड वॉर 1 की एक्सपीरियंस के बाद यूएस ने यह सोच लिया था कि यूरोप और एशिया में जो भी हो वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा। पर जब 1941 में जापान ने यूएस की पर्ल हार्बर पर अटैक किया तब यूएस को मजबूरन इस वार को ज्वाइन करना पड़ा। On December 7th, 1941, Japan, like its infamous Axis partners, struck first and declared war afterwards. अर्ली 1900s में जापानीज एम्पायर का एक सपना था, एक कॉन्सेप्ट था ग्रेटर एशिया का, जहां सभी एशियन कंट्रीज एक दूसरे से मिलकर यूनाइटेड रहे। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जापानीज कॉलोनाइजर्स ने कई एशियन कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, म्यांमार, कैम्बोडिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईस्टर्न चाइना और वियतनाम को 1940 तक कॉलोनाइज कर लिया था। यूएस ने यह ऑब्जर्व किया कि जापान बहुत ही तेजी से पावरफुल होते जा रहा है और फ्रेंच एम्पायर को हराने के बाद जापान ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा भी बन गया था। यूएस वर्ल्ड वॉर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, पर जापान की बढ़ती हुई पावर उन्हें खटक रहा था। तो यूएस ने यह सोचा कि चलो जापान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं। उन्होंने जापान को कुछ रॉ मटेरियल्स और ऑयल बेचना बंद कर दिया। तब जापान की कंडीशन ऐसी थी कि उनकी 80% से भी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट यूएस से आता था और यूएस ने जो कंडीशंस रखी थी वापस ऑयल एक्सपोर्ट करने की, वो जापान को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने यूएस की कंडीशंस को रिजेक्ट कर दिया। जापान अब अपनी ऑयल की नीड्स को पूरी करने के लिए दूसरे रास्ते खोजने लग गया था और उन्होंने ये सोचा कि इंडोनेशिया और मलेशिया को अगर वो कैप्चर कर ले तो वो वहां से अपनी खुद की ऑयल निकाल सकते हैं। अमेरिका पर ऑयल के लिए उन्हें बिल्कुल भी डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि तब इंडोनेशिया और मलेशिया अमेरिका के एलाइज के कंट्रोल में था और उन पे कब्जा करना मतलब सीधा यूएस से दुश्मनी करना। जापान ने यह सोचा कि अगर हम यूएस की मिलिट्री बेसिस पर सरप्राइज अटैक करें, उनकी सारी फाइटर जेट्स, शिप्स, एम्यूनेशंस, उन सब को वो पहले ही डिस्ट्रॉय कर ले तो अमेरिका उन पे वापस अटैक नहीं कर पाएगा। हम इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस पर भी कब्जा कर लेंगे, अपनी ऑयल भी निकाल लेंगे और जो हमारा सपना था ग्रेटर एशिया का वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब इस अटैक से जापान एक तीर से दो निशाना लगाने की सोच रहे थे।
इसी प्लान के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएस की मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक कर देता है। 350 से भी ज्यादा जापानीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स पर्ल हार्बर पर 2 घंटे तक अटैक करता है और इसमें यूएस की 19 नेवी शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और 2000 से भी ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स मारे जाते हैं। जापान ने इसे अपनी प्लान की कामयाबी समझकर कुछ ही घंटों बाद फिलीपींस पर भी कब्जा कर लिया, पर इस अटैक का रिजल्ट जापान के लिए बिल्कुल उल्टा आया। इसके रेस्पॉन्स में यूएस ने इमीडिएटली वर्ल्ड वॉर ज्वाइन कर लिया। The United States Congress declared war on Japan, officially entering World War II. 1945 तक एक्सिस पावर के सारे देश सरेंडर कर देता है एक्सेप्ट फॉर जापान। ऑन ए साइड नोट, वर्ल्ड वॉर 2 2 बड़े ग्रुप्स के बीच हुआ था। एक तरफ था एक्सिस पावर्स जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, और दूसरी तरफ था द एलाइज और द एलाइड पावर जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन और कुछ हद तक चाइना भी जुड़ा हुआ था। 1943 में इटली खुद को सरेंडर कर देता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर देता है और एक्सिस पावर्स में बचा हुआ था सिर्फ जापान, जो लगातार लॉसेस के बाद भी अकड़ा हुआ था, सरेंडर करने को राजी नहीं था। अमेरिका और जापान के बीच में आखिरी बड़ी बैटल द बैटल ऑफ ओकिनावा लड़ी गई थी, जो 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 तक चली थी। इस बैटल में कुछ ऐसा हुआ जो यूएस ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूएस ने यह सोचा था कि जापान अब तो कमजोर पड़ गया है। वार के वजह से जापान की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी थी, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह थी और कई जगहों पे तो लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा था, और इसीलिए यूएस ने यह सोचा कि वो ऑन ग्राउंड अटैक करके ओकिनावा आइलैंड को कैप्चर कर लेंगे, जिसके बाद वो पूरी जापान को भी कैप्चर कर लेंगे। बट जापान की आर्मी को जापानीज एम्पायर ने इस हद तक ब्रेन वॉश कर रखा था कि वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। कई जापानीज पायलट्स को सुसाइड अटैक का ऑर्डर भी दिया गया था, जहां वो अपनी प्लेन्स को लेकर यूएस की नेवी शिप्स पर टकरा देता था। इसे कामिकाज़ी अटैक के नाम से भी जाना जाता है। इवेंचुअली अमेरिका ने यह बैटल जीत ली, पर दोनों साइड्स को इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। एक तरफ अमेरिका की 12,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए और 50,000 से भी ज्यादा इंजर्ड थे। वहीं दूसरी तरफ जापान की 1,10,000 से भी ज्यादा जवान मारे गए। कोलेटरल डैमेज में ओकिनावा आइलैंड की 1 लाख आम जनता वाइप आउट हो गई। इसी वजह से द बैटल ऑफ ओकिनावा को द ब्लडीएस्ट बैटल भी कहा जाता है। ये नंबर्स, ये स्टैटिस्टिक्स यूएस को चौंका देता है। द बैटल ऑफ ओकिनावा में जापानी सोल्जर्स की मैडनेस को देखकर उन्हें यह लगा कि ये तो बस एक छोटा सा आइलैंड है, अगर हम फुल स्केल अटैक करते हैं, वो भी ग्राउंड अटैक, तो दोनों साइड्स में जो डेथ्स होगी वो अनइमेजिनेबल थी और सालों तक ये बैटल खत्म होगी ही नहीं। और इसीलिए यूएस जापान को हराने के दूसरे रास्ते खोजने लग जाता है। उसी समय अमेरिका में एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट द मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था, जो न्यूक्लियर बॉम्ब की प्रोजेक्ट थी। उन्होंने इसकी टेस्टिंग करी जो सक्सेसफुल आया और इसी को यूएस ने अपना सॉल्यूशन समझा। एटॉमिक बॉम्ब अटैक करने से पहले यूएस ने जापान को अनकंडीशनल सरेंडर करने का एक आखिरी चांस दिया था और इसे भी जापानीज एम्पायर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो सरेंडर के बाद भी जापान के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करना चाहता था, पर यूएस को चाहिए था अनकंडीशनल सरेंडर। इसीलिए फाइनली 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय गिराया। नाम इसका लिटिल था, पर जो तबाही इसने हिरोशिमा पर मचाई वो बिल्कुल भी लिटिल नहीं था। इस एक्सप्लोशन में बस कुछ ही सेकंड्स में हजारों लोगों की जान चली जाती है। जमीन का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और अचानक इस इंस्टेंट राइज इन टेम्परेचर की वजह से जो लोग वहां थे वो इंस्टेंटली वेपराइज हो जाते हैं। आज भी हम जापान में इस इंसिडेंट में मारे गए लोगों की छपी हुई परछाई देख सकते हैं। इस भयानक इंसिडेंट के बाद भी जापानीज एम्पायर सरेंडर नहीं करना चाहता था और इसके जवाब में 3 दिन बाद 9 अगस्त को सुबह के करीब 11 बजे यूएस ने दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैटमैन, जो लिटिल बॉय से भी ज्यादा पावरफुल था, नागासाकी के ऊपर गिराया। एग्जैक्ट नंबर्स तो कोई कह नहीं सकता, पर यह एस्टिमेट किया गया है कि इन 2 बॉम्बिंग्स में हिरोशिमा में 70,000 से 1,35,000 और नागासाकी में 60,000 से 80,000 तक लोगों की जान चली गई। मारे गए लोगों में ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन सिविलियंस थे, आम आदमी थे। सोवियत यूनियन ने भी जापान के कुछ हिस्सों में अटैक करना शुरू कर दिया था। अगर जापान अब सरेंडर नहीं करता तो और न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स हो सकती थी। ऊपर से जापान के अंदर ही लोगों का जापानीज एम्पायर के खिलाफ गुस्सा भर रहा था। इन सभी रीजंस की वजह से जापानीज एम्पायर फाइनली सरेंडर कर देता है और 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉम बॉम्ब्स का। आज भी दुनिया के कई लोग यूएस के इस मूव को जस्टिफाइड नहीं मानते। टेल मी योर ओपिनियंस। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।